अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनकी कलर के अनुसार अलग करती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी देशों में कुछ ही दिन पहले तक ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम थी? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको इस वीडियो में अच्छे से मालूम चलने वाला है। मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थाइड के खिलाफ जीवन भर फाइटिंग किया। इसके लिए मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और मंडेला एक न्यू नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये कहानी जो कि मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से निकाला गया है। इसमें मंडेला एक ऐतिहासिक ओकेजन इनॉग्रेशन के बारे में बोलते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ओकेजन क्या हो सकता है? तो चलिए हम लोग इस न्यूज़ से मालूम करते हैं, जो कि 10 मई 1994 का है। 300 साल से भी ज़्यादा समय तक वाइट पीपल्स के राज करने के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। मिस्टर मंडेला की ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में 400 में से 252 सीटें जीती। आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ, जिसमें कि दुनिया भर के 140 से भी ज़्यादा देशों के पॉलिटिशियंस और ऊंचे पोस्ट के लोग आए हुए हैं। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, इस खूबसूरत ज़मीन को फिर कभी भी एक दूसरे के जुल्म का एहसास नहीं होगा। सेरेमनी के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर खुशी का माहौल था। गोरे और काले सभी लोग जश्न मना रहे थे। 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन और सभी जातियों के बच्चों ने खुशी के साथ गाया और एंजॉय किया। अब इसके आगे नेल्सन मंडेला अपनी कहानी खुद बताएंगे। 10 मई की शुरुआत एक खुशी के साथ हुई। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऊंचे पोस्ट के लोगों और विश्व के नेताओं द्वारा घेर लिया गया था, जो इनॉग्रेशन से पहले रिस्पेक्ट देने आ रहे थे। इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल लीडरों की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। सेरेमनी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग की तरफ से बनाए गए ब्यूटीफुल सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई। अरसों से ये वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी और अब ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए अलग अलग कलर्स और नेशन के रैम्बो गैदरिंग का स्थान था। इस प्यारे से ऑटम के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी थी। पहली बार पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। फिर थाबो बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी थी, मैंने संविधान का पालन करने, उसे बनाए रखने और रिपब्लिक और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को जिम्मेदार करने का शपथ लिया। जमे हुए मेहमानों और देखने वाली दुनिया से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी मौजूदगी से न्यू बॉर्न लिबर्टी को गर्व और उम्मीद दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से इंसानों पर जुल्म होती आ रही है, लेकिन अब एक ऐसा समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत को गर्व हो। हम जो इसकी रंगभेद की पॉलिसी की वजह से अवैध थे, कई देशों ने पहले साउथ अफ्रीका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिए थे। आज हमें अपनी ही धरती पर विश्व के राष्ट्रों की स्वागत करने का मौका मिला है। हम अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए अपने सभी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। आखिरकार इंसाफ के लिए, शांति के लिए, इंसानी शान के लिए एक आम जीत है। हमने आखिरकार अपनी पॉलिटिकल आज़ादी हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, परेशानी, जेंडर और दूसरे भेदभाव के बंधन से आज़ाद करने का शपथ लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं ऐसा होगा कि ये खूबसूरत धरती फिर से किसी का गुलाम हो जाए। इतनी शानदार इंसानियत सफलता पर सूरज कभी नहीं डूबेगा। आज़ादी को राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। कुछ ही देर बाद हम सभी आकाश की तरफ देखने लगे, क्योंकि साउथ अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स की एक शानदार झुंड यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जा रही थी।
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए डेमोक्रेसी के प्रति आर्मी की वफादारी का प्रदर्शन था, जो कि आज़ादी और खुशी से चुनी गई थी। सिर्फ कुछ देर पहले साउथ अफ्रीकी डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल उनकी चेस्ट रिबन और मेडलों से भरी हुई थी, जिन्होंने मुझे झुककर सलाम किया और उनकी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि इतने साल पहले वो सलामी नहीं देते, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। लास्ट में इम्पाला जेट के एक सेवरॉन ने साउथ अफ्रीकी फ्लैग के ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर के धुएं का निशान छोड़ा। ये दिन मेरे लिए हमारे 2 नेशनल एंथम को बजाया गया, जिसमें कि जो गोरे लोग थे वो इनकोसी सिकिलेली अफ्रीका गा रहे थे और जो काले लोग थे वो डाई स्टेम गा रहे थे। हालांकि डाई स्टेम पुराना गान था जो कि पहले सिर्फ गोरे लोग ही गा सकते थे। उस दिन कोई भी ग्रुप के लोग उस गीत के लिरिक्स को नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा भी वक्त आएगा कि वो जल्द ही शब्दों को दिल से जान लेंगे। इनॉग्रेशन के दिन मैं इतिहास की भावना से बहुत ही खुश था। 20वीं सेंचुरी के पहले 10 साल में एंग्लो बोअर वार के कुछ साल बाद और मेरे अपने जन्मदिन से पहले साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन वाले लोग आपस में मिल गए और अपनी ही धरती के ब्लैक स्किन वाले लोगों के खिलाफ रेशियल डोमिनेशन की एक सिस्टम खड़ी कर दी। उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाई वो दुनिया के अब तक के सबसे सख्त, सबसे गैर इंसानी समाजों में से एक का आधार बनी। अब 1991 के बाद इस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया और उसकी जगह एक ऐसी सिस्टम ने ले ली जिसने सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचान दी, चाहे उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो। वह दिन मेरे लिए हजारों लोगों की जान गंवाने की वजह से आया था, जिन लोगों के दुख और हिम्मत को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है। मैं उस दिन भी वही सोच रहा था जो कि मैं पहले सोचा करता था, कि किस तरह साउथ अफ्रीका के देशभक्तों ने मेरा साथ दिया। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं उन्हें शुक्रिया नहीं बोल पा रहा था और वे ये नहीं देख पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। अपार्टाइड की पॉलिसी ने मेरे देश और मेरे लोगों में बहुत ही गहरा घाव पैदा कर दिया है। हम सभी को इस गहरी चोट से निकलने में सालों साल लग जाएंगे, लेकिन सालों से चले आ रहे हुए जुल्म और बेरहमी की वजह से ही इसने ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादो, बराम फिशर और रोबर्ट सुबुकवेज जैसे महान इंसानों को जन्म दिया। हमें नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में इतना हिम्मती और बुद्धिमान इंसान जन्म लेंगे। ऐसे लोग तभी जन्म लेते हैं जब लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म और बेरहमी होने लगती है। मेरा देश मिनरल और जेम्स के लिए मशहूर है जो इसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं, जो कि शुद्ध हीरे से भी कीमती हैं। मुसीबत में इन साथियों से ही मैंने हिम्मत का मतलब जाना। बार बार मैंने मेन और वुमेन को खतरा उठाते हुए देखा है और एक सोच के लिए अपनी जान दे दी है। मैंने देखा है कि कैसे लोग बिना टूटे हुए, बिना डरे हुए हमले के लिए खड़े रहते हैं एक हिम्मत के साथ। बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो उस डर पर जीत हासिल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान से चेहरे का रंग या उसकी जाति या उसके धर्म की वजह से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत करना सिखाना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि किसी के लिए प्यार दिल में तब आता है जब उसको ये मालूम हो जाए कि नफरत कैसे किया जाता है। जेल के सबसे ख़राब वक्त में भी जब मेरे साथियों और मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था तो मुझे एक गार्ड में इंसानियत की झलक दिखाई देती थी, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन ये मुझे आगे चलते रहने के लिए काफ़ी था। इंसान की अच्छाई एक आग है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। जीवन में हर आदमी के पास 2 जिम्मेदारी होती है। पहला अपने परिवार, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए होता है, और दूसरा अपने देश, अपने समाज के लिए होता है।
एक नागरिक और इंसानी समाज में हर आदमी अपने खुद के झुकाव और सलाहियत के हिसाब से उन जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के आदमी के लिए उन दोनों जिम्मेदारी को पूरा करना लगभग मुश्किल ही था। साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी आदमी नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश भी करता तो उसे मारा पीटा जाता और अलग थलग कर दिया जाता। साउथ अफ्रीका में एक आदमी जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की तो उसे उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया गया और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। मैंने शुरू में अपने देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का ऑप्शन नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटा, एक भाई, एक बाप और पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से रोका गया है। मैं आज़ाद होने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जिसे मैं जान सकता था। मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने की आज़ादी, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ पानी में तैरने की आज़ादी, तारों के नीचे खाना बनाने और धीमी धीमी चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने की आज़ादी। जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी और फैमिली की रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं इंसान या गॉड के नियमों से परेशान नहीं था। जब मैंने ये जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की आज़ादी तो एक दिखावा है, जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मालूम चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगने लगी। सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहता था, जैसे कि रात में बाहर रहने की आज़ादी, जहां मुझे जाना था वहां जा सके, और जो मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़े। फिर बाद में जोहानसबर्ग में एक जवान के रूप में मैं अपनी कैपेबिलिटी को हासिल करने, अपनी कमाई, शादी करने और एक फैमिली रखने के लिए जीवन में तरस गया। फिर मैं धीरे धीरे देखा कि ना सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, हालांकि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की आज़ादी थी जो मेरे जैसे दिखते थे। तब मैं ANC में शामिल हुआ और फिर मेरी अपनी आज़ादी की भूख से ज़्यादा सबकी आज़ादी की भूख बड़ी बन गई। मेरे लोगों की अपने जीवन को शान और इज्जत के साथ जीने की आज़ादी चाहिए थी, जिसने मेरे जीवन को जिंदा कर दिया, जिसने एक डरे हुए लड़के को एक निडर में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बनाने के लिए मजबूर किया, जो घर और परिवार से प्यार करता था उसे बिना घर का आदमी बनाने में, जिसने एक जीवन प्रेमी को एक सूफी की तरह रहने के लिए मजबूर किया। ऐसा नहीं है कि मैं आम आदमी की कंपेयर में ज़्यादा बुद्धिमान या ताकतवर था, लेकिन मैंने पाया कि मैं गरीब और बची कुची आज़ादी का भी मज़ा नहीं ले सकता था। जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे, मेरे लोगों में से किसी एक की रिस्ट्रिक्शन वे सब की रिस्ट्रिक्शन थी और मेरी सारी प्रजा की चेन मुझ पर बंधी हुई थी। मैं जानता था कि अत्याचार करने वाले को भी उसी तरह आज़ाद किया जाना चाहिए जैसे कि अत्याचारी को। एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है वो नफ़रत का कैदी है, वो झुकाव और परेशान की सलाखों के पीछे बंद है। अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं रियली में आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि इस तरह जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। मजलूम और जालिम समान रूप से इनकी इंसानियत को छीन रहे हैं।